हेलो अरुण, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए लेकर आए हैं वीडियोस की एक सीरीज़ जिसमें कि हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। जिसमें हम देखेंगे कि जो आपकी यूनिट सिलेबस में दी गई हैं उनको टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। और आज हमने प्लांट फिजियो वाली यूनिट से शुरू किया है, जिसमें कि आप समझोगे हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से शुरू करेंगे और आगे हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और ये सब टॉपिक जो उनको कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है वो आपकी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब टॉपिक्स पर रहेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। आशा करते हैं कि ये चलता रहे। मैं थोड़ा आलसी सा हूँ लेकिन चलाता रहूँगा फिर भी, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कंटिन्यू रहेगा फिर भी। चलिए देखिए जी, पहला टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें आपको लिखा हुआ है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो आपका डिफ्यूजन से होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो बल्क ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको आप आगे जाकर समझोगे। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन में लिखा है कि डिफ्यूजन जो है वो आपका दो तरह का होता है। एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक आपका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन होता है डायरेक्ट किसी मॉलिक्यूल का एक हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाना। किसी मीडियम से होते हुए अगर जा रहा होता है तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा होता है। यहाँ लिखा है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन विदाउट मेम्ब्रेन एंड टेक्स प्लेस। गैसेस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, सॉलिड में उससे भी कम होता है। When one molecule apply a pressure on other molecule or diffuse आउट नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। देखिए जी, इसमें समझने की बात यह है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है आपका और वो यहाँ से इस पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, तो उसकी हाई कंसंट्रेशन आपकी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और लो कंसंट्रेशन आपकी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसमें एक ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, एक तरफ हाई एक तरफ कम, तो हाई से लो पे जा रहा होता है। अब जो डिफ्यूज होने वाला सब्सटेंस होता है ना, वो मीडियम पर एक प्रेशर लगाता है। जहाँ से वो जा रहा होता है तो वो मीडियम के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, मतलब जहाँ से जाना होता है वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पहुँच रहा होता है वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखोगे। डिफ्यूज होने वाला सब्सटेंस जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वहाँ आपका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पर डिफ्यूज होने वाला सब्सटेंस कम मात्रा में होता है वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। यानी हाई डिफ्यूजन प्रेशर से चीज़ें जो है वो आपकी लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जारी होती हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफ्यूजन जो है वो आपका टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन आपका कम हो जाएगा। ये पॉइंट आप जरूर याद रखोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने पर आपका डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाता है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन वैक्यूम डिफ्यूजन इज हाईएस्ट। इसको आप नोट कर लोगे। वैक्यूम में आपका डिफ्यूजन जो है वो हाईएस्ट होता है, क्योंकि सामने से अपोज करने वाला कोई प्रेशर होता ही नहीं है। डिफ्यूजन इन प्लांट विच टेक प्लेस विदाउट एनर्जी। तो ध्यान रखना कि भाई प्लांट में जो डिफ्यूजन होता है, क्योंकि हम प्लांट का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भाई डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती होती। ठीक है, फिर आपका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देख लीजिए, ऐसा है जो आपके चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। मान लीजिए ये आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये। ठीक है, हम मेम्ब्रेन के केस में बात कर रहे हैं। अभी मान लो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है आपकी। आपको पता है मेम्ब्रेन आपकी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, ये ठीक है ना। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जो होती है उसमें आपको पता है कि जो लिपिड का हेड होता है वो आपका चार्ज होता है, और हेड जब चार्ज होता है तो जैसे कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है इधर, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका जा नहीं पाएगा डायरेक्ट ना। तो डायरेक्ट क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये चार्ज है हेड पे भी, पोलर हेड जो लिपिड का है उस पर भी चार्ज है, वो उसको रिपेल करेगा। तो भैया इन चार्ज मॉलिक्यूल के जाने के लिए ना मेम्ब्रेन ना एक रास्ता देती है कि भाई यहाँ से होकर के जाओ। मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दैट विल प्रोवाइड द चैनल, दैट विल प्रोवाइड द पाथ। वो प्रोटीनें क्या करती हैं, एक रास्ता देती हैं कि भाई यहाँ से होकर चले जाओ आराम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं ना, प्रोटीनों के अंदर ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर, यहाँ पर आपके वो एमिनो एसिड पाए जाते हैं जिन पर साइड चेन जो है वो चार्ज होती है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होती है। तो ये ध्यान रखने की बात होती है, जब कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मूव करना चाहता है मेम्ब्रेन में से, तो उसको ना कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसमें से निकल करके जाए वो। एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी होती है कि कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर पहले से ही ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये ग्रेडियंट डेवलप नहीं करती, इससे ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, हाई टू लो ही जाएगा। लेकिन अब जब जाएगा तो मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। ये बात आपको नोट करनी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मदद करती होती हैं। हाइड्रोफिलिक मॉइटी जो होते हैं उनको जाने के लिए क्या चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है, वहाँ से निकल कर जाते हैं। ग्रेडियंट नहीं बनाती हैं, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है जी, कुछ पॉइंट है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी नहीं चाहिए होती।
डन विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन। तो भैया इसमें आपके क्या चाहिए होती है, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेलेक्टिव प्रोसेस है, मतलब मेम्ब्रेन विल सेलेक्ट कि कौन जाएगा, मतलब चैनल जिसके लिए होता है वही जाता है, सबके लिए चैनल अलग अलग होते हैं, ऐसा है। साइड चेन एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल एंड शो द saturation, hence ट्रांसपोर्ट प्रोटीन saturation caused बट नो रोटेशन ऑफ प्रोटीन। देखो जी ऐसा है, समझने की बात ये है कि जो आपकी प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, कैरी करती है मॉलिक्यूल को ना, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है सैचुरेशन वाला, ठीक है। मान लीजिए एक नाव है और उस नाव में दो बंदे बैठ सकते हैं, हम ऐसे समझ रहे हैं, और जो वो नाव है, अब उस नाव में दो बंदे बैठ गए हैं, भले ही इधर 50 लोग खड़े हों, भले ही जो है उधर कम हो, लेकिन जो नाव है वो दो ही आदमियों को बैठा सकती है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो अब हम बोलेंगे भाई नाव जो है वो सेचुरेट हो गई है। तो प्रोटीन, इनका काम यही होता है कि प्रोटीन जब मॉलिक्यूल कैरी कर लेती है तो उसके बाद ये सेचुरेट हो जाती है। उसके बाद जब ये उस मॉलिक्यूल को छोड़ देंगी, देन दे विल एक्सेप्ट अ न्यू मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन साइट, ठीक है, जहाँ से भी इनको लेना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप सेचुरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटीन है, चैनल है, तो ये इनहिबिट हो सकते हैं क्योंकि इनकी साइड चेन्स वगैरह होंगी, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीनों में आपके एमिनो एसिड होंगे, उनकी साइड चेन हो सकती हैं, तो उनको इनहिबिट कर सकते हैं। इनहिबिटर्स हो सकते हैं जो कि उनको इनहिबिट कर देंगे, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हो सकता है आपका, उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। ये आप बात ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भैया देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप किसी मॉलिक्यूल को अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई भेज रहे होते हो, यानी हम उसे वहाँ भेज रहे होते हैं जहाँ वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़रूरत पड़ने पर। सेल मेम्ब्रेन ऐसा करती होती हैं, सेल की रिक्वायरमेंट के आधार पर ऐसा होता है कि भाई जहाँ लो कंसंट्रेशन है वहाँ से भी लो और हाई कंसंट्रेशन वाली साइड पे डालो। तो भाई हम इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी का खर्चा होता है, और जो आपकी, जैसे मान लो आप घर में देखना, तो घर में मान लीजिए हम जो है पंप लगाते हैं, समर्सिबल पंप, टुल्लू पंप, ये सब लगाते हैं। मतलब हम पानी को एक लो हाइट से ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब लो टू हाई जा रहा होता है, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। तो ऐसे में जो मोटर है दैट इज कॉल्ड एज द पंप, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर जो प्रोटीनें आपकी होती हैं उन प्रोटीनों को भी आप पंप बोलते हो। जो प्रोटीन आपके ट्रांसपोर्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। उनका काम होता है कि वो मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी, ये हमें याद रखना है, एनर्जी की मदद से वो मॉलिक्यूल को लो टू हाई कंसंट्रेशन भेजती होती है, ठीक है। यहाँ भी आप ध्यान रखोगे, सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन है। यहाँ भी इनिबिटर करते हैं काम, वेरी गुड, इनिबिटर का काम जरूर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेडियंट हो ना हो इस बात पर कोई मैटर नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ग्रेडियंट होना जरूरी है, यहाँ ग्रेडियंट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट लिखा है एटीपी डिपेंडेंट हैंस कोल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो भैया ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट, और जो आपका फैसिलिटेटेड है उसको बोलते हैं डाउनहिल, यानी हाई टू लो। या लिखा है रेस्पिरेटरी एंड प्रोटीन इनिबिटर वर्क्स, मतलब जो आपका एटीपी बनने को इनिबिट कर देगा वो इसे भी इनिबिट कर देगा, क्योंकि एटीपी नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है कैरियर प्रोटीन रोटेट, तो भैया यहाँ कैरियर प्रोटीन जो है वो रोटेट करती है। साइड चेन प्रोटीन इनिबिटर वर्क, मतलब जो प्रोटीन इनिबिटर्स होते हैं वो वर्क करते होते हैं, इसको क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। एंड सेलेक्टिव एंड फास्ट प्रोसेस, ये थोड़ा सा आपका फास्ट प्रोसेस है, तेज है, क्योंकि एनर्जी लग रही है, उठा के फटाफट डाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक एग्जाम्पल हम हमेशा पढ़ा करते हैं, मतलब जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि मेम्ब्रेन में जो, इसी का एग्जांपल हमेशा दिया जाता है जब भी इसको पढ़ाते हैं कहीं। मान लीजिए ये आपकी मेम्ब्रेन है, सॉरी, तो मान लीजिए ये आपकी मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल, इधर भी और इधर भी हम बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन में आपका एक प्रोटीन है ये, और ये एक पंप है, ये एक पंप है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सोडियम पोटेशियम पंप। हमेशा से ही मतलब लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं, ये आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप ये है, इसका काम है कि ये आपका 3 सोडियम उठा करके बाहर फेंकता है। ये बहुत बच्चों का गलत होता है, आप इसको अभी के लिए रट लो, अभी आपको याद कर लेना चाहिए कि ये 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लाता है, ठीक है। और इसमें आपका खर्चा जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, एटीपी का होता है, ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होता है। आप ध्यान रखने का, प्रोटीन जो है उसको पंप बोलते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूवमेंट। तो डायरेक्शन में आप देख सकते हो 3 तरह से डायरेक्शन होती है, एक यूनिपोर्ट है, एक सिम्पोर्ट है, एक एंटीपोर्ट है। यूनिपोर्ट मतलब जो मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन से दूसरी सीधे जा रहे होते हैं, दैट इज यूनिपोर्ट। और जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एक साथ जा रहे हो, मान लो सोडियम है उसके साथ में मान लो आपका
ग्लूकोज जा रहा है तो ये बोला जाता है सिम्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये एंटीपोर्ट होता है जब इसमें एक बाहर आता है और एक अंदर आता है, तो ये एंटीपोर्ट होता है, ठीक है। ये 3 तरह का मूवमेंट होता है। सवाल कुछ आएगा नहीं इससे, ऐसे डायरेक्ट बस पता होना चाहिए आपको, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट 3 चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है जी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो भैया मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर आप देखो 3 तरह की परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की है, 4 तरह की होती है। पहली तरह की आपकी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, मेम्ब्रेन आपकी परमिएबल होती है, मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमेबल होती है, और सेलेक्टिवली परमेबल होती है मेम्ब्रेन। तो नेचुरली जो आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी परमेबल होती है, जो कि आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, और उसमें लिग्निन भी होता है, तो वो परमेबल होती है। उससे आपके सोल्यूट भी, सॉल्वेंट भी आ जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इम्परमेबिलिटी की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सुबेरिन जहाँ होता है वहाँ पर इम्परमेबिलिटी होती है, क्यूटिन जहाँ होता है वहाँ पर आपकी इम्परमेबिलिटी होती है। इसको आप याद रखोगे, ठीक है। नेचुरली कंडीशन में सुबेरिन जहाँ होता है वो इम्परमेबल होता है, आपको पता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं एंडोडर्मिस की, वहाँ पर आपका सुबेरिन होता है, उससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। जहाँ क्यूटिन होता है वो भी रोकता ही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपको सेमी परमेबिलिटी नेचुरल में आपको जो है वो अंडे की झिल्ली वगैरह होती है वहाँ भी मिल जाती है। और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जैसे कि कॉपर फेरोसाइनेट मेम्ब्रेन, इसको आप याद कर लोगे यहाँ से। कॉपर फेरोसाइनेट मेम्ब्रेन जो होती है ये एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है जो कि आपकी सेमी परमेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिवली डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब वहाँ वो चाहिए तो किसी मॉलिक्यूल के लिए तो वो आपकी जो है परमेबल हो जाए, किसी के लिए वो आपकी इम्परमेबल हो जाए, किसी के लिए आपकी सेमी परमेबल हो जाए, वो डिपेंड करता है। मतलब जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो तो डिपेंड करता है किसी मॉलिक्यूल को कैसे लेगी, ठीक है ना, वो तो अलग बात है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा ऊपर याद रखने के लिए, एक अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है लिखी हुई कि आउटर मेम्ब्रेन, ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप थोड़ा मार्क कर लेना, यहाँ पे याद कर लेना अच्छे से कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ध्यान रखने की बात है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो आपके होते हैं इनमें आउटर में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मतलब सेल वॉल के बाहर होती है, उसको बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन, एलपीएस लेयर होती है। तो वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है ग्राम नेगेटिव की, ये आप ध्यान रखोगे। इनमें आपका पोरिन्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ये वाला सवाल आप ध्यान रखोगे। एंड दैट्स वाई दे आर मोर परमिएबल दैन द इनर मेम्ब्रेन, इसलिए मोर परमिएबल होती है अंदर वाले मेम्ब्रेन के बजाय, ठीक है। एक पॉइंट तो आप ये याद रखोगे, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वाटर जो होता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए एक्वापोरिन्स होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, एक्वापोरिन्स होते हैं, जिनको आप बोलते हो वाटर चैनल। और वाटर चैनल का सवाल एक ये आता है कि वाटर चैनल जो है वो 8 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। वाटर चैनल जो है वो आपका 8 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो ये आउटर मेम्ब्रेन वाला और पोरिन्स वाला, और एक हो गया हमारा ये जो कि एक्वापोरिन्स वाला सवाल है, जिसमें कि वाटर चैनल्स पाए जाते हैं जो कि आपके क्या कहलाते हैं, एक्वापोरिन कहलाते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को समझते हैं आराम से, छोटी सी बात है पर आप ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा सवाल इसके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए जी ऐसा है, मान लीजिए ये आपका एक ट्यूब बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक, ये ट्यूब है यू टाइप की, देखो इसमें आप देखो ध्यान से कि इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, मान लीजिए इसमें हमने बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा लिया यहाँ पर ये, और एक साइड पर हमने इसमें भर लिया है यहाँ पर एक 5 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, वो भी शुगर का सॉल्यूशन भर लिया है, और इधर भर लिया हमने इसमें प्योर वाटर, ये ठीक है। और यहाँ पर हमने ए साइड है, ये इसका बी साइड है, ये 2 साइड ले लिए हैं, एक तो एक साइड ले, एक बी साइड। तो अब बीच में मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखिए ऐसा है कि अगर आप कंसंट्रेशन के लिए बात करोगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना वो यहाँ से, वाटर है देखो ध्यान रखना, वाटर इधर ज़्यादा है प्योर वाटर, और प्योर वाटर जहाँ ज़्यादा है वहाँ प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा।
और मेम्ब्रेन बीच में लगी हुई है सेमी परमेबल। तो मैंने कहा था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो केवल आपका सॉल्वेंट को अलाउ करती है, ये आपको पता ही होगा, सबको पता होता है। जब सॉल्वेंट को अलाउ करती हैं तो भैया सॉल्यूट तो जाएगा ही नहीं। इसमें आप देखोगे कि सॉल्वेंट जो है ज़्यादा किधर है, सॉल्वेंट ज़्यादा आपका बी साइड पर है, तो वो आपका उसका डिफ्यूजन प्रेशर भी हाई हो गया इधर, और वो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से आपका इधर जाएगा, इधर की साइड पे, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना एक बात, जाता इधर भी है, ये बात ध्यान रखना, जाता बी टू ए टू बी भी है, लेकिन फाइनली में हम देखते हैं नेट मूवमेंट, हम बाद में देखते हैं कि नेट मूवमेंट कैसा रहा, ज़्यादा किधर गया, तो ज़्यादा जाएगा ए साइड पे, बी टू ए, ठीक है ना, ज़्यादा जाएगा बी टू ए, यह बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपका पानी जो है वो ए साइड पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, व्हेन वी सेपरेट अ सॉल्यूशन with their pure solvent with the help of the semi-permeable membrane, then the solvent will move from their higher concentration to their lower concentration। यानी कि जो आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन पर जाते हैं, अपनी हाई से अपनी लो, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी, तो भाई आपका जो वाटर है वो ए साइड पे आ रहा होगा, ए साइड पे आएगा तो भैया ये ए साइड जो है अपलिफ्ट होगी, ऊपर बढ़ेगी, यानी इस पर जो एच डिस्टेंस अगर इसको कहें तो एच की लंबाई जो है वो बढ़ती जाएगी ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है, ये तो थी आपकी ओस्मोसिस। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम कहें कि भैया हम चाहते हैं कि पानी जो है वो ए साइड पर ना आए, हम चाहते हैं कि वाटर जो है वो ए साइड पर ना आए, ठीक है, बी से, तो अगर मैं कहूँ कि मैं ए साइड पर, ए साइड जो हमारी है यहाँ पर मैं ऊपर से एक पिस्टन पी लगाता हूँ, इस पर पिस्टन पी मैंने लगा दिया है, और पिस्टन पी को प्रेस कर रहा हूँ, तो पिस्टन पी दबाने से होगा ये कि वाटर का मूवमेंट बी टू ए आना रुकेगा। आपको ये फील भी आएगा, अगर आप पिस्टन पी को दबाओगे नीचे की तरफ को, मतलब इधर डायरेक्शन रखोगे, तो आपका वाटर का मूवमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा रुक जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रेशर मैं ए साइड पे ऊपर से लगा रहा हूँ, that pressure which will stop the movement of solvent which will stop the movement of the solvent to the solution side, and that is called as the osmotic pressure। osmotic pressure वह दाब है जो बाहर से लगाया गया है ए साइड पर और जो बी साइड से सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से रोकता है। osmotic pressure will stop the movement of the सॉल्वेंट, ये बात ध्यान रखना, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से रोकता है, वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो यार, ये तो था सिस्टम, मतलब यहाँ तो आपने पिस्टन पी लगा लिया भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बात करते हो सेल के अंदर, तो इनडायरेक्टली आप ऐसे याद कर सकते हो कि जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप ऐसे याद कर लो, दिमाग में ऐसे बैठाओ कि जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ये एक पॉजिटिव प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने से रोकता है। ध्यान रखना, जब सॉल्वेंट आता है तब ये डेवलप होता है, सॉल्यूट है जो इसकी, या जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर आप ऐसा समझिए, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पानी को रोकने के लिए जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉल्यूशन, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका ऑस्मोसिस का है, ऑस्मोटिक प्रेशर का है। सेल के अंदर अगर कभी बात होगी, आगे चल के हम समझेंगे, तो आप ध्यान रखना, सेल के अंदर जब भी बात होगी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा सॉल्यूट तो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अब आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू द मेम्ब्रेन कोल्ड ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, यानी ऑस्मोटिक मूवमेंट। व्हेन सॉल्वेंट एंटर द सॉल्यूट अप्लाई अ प्रेशर, एंड सॉल्वेंट एंटर द सॉल्यूट अप्लाई अ प्रेशर on the solvent to prevent its entry to the solution known as osmotic pressure। तो भाई ध्यान रखना है, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, गुड। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान रखना भैया, ऐसा है, ये कंसंट्रेशन की बात है। अगर शुगर सॉल्यूशन है 1 मोलर का,
तो आपका 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन मतलब 1 मोलर ही हुआ। लेकिन अगर आप 1 मोलर NaCl की बात करोगे तो ये भैया कंसनट्रेशन इसकी 2 मोलर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वॉन ऑफ फैक्टर लग जाएगा और ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका NaCl, तो इसमें Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो इसकी कंसनट्रेशन 1 नहीं रहेगी, 2 मोलर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। तो भाई वो तो होगा ही यार, होगा ही वो तो, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब उनकी कंसनट्रेशन उतनी रहती है और सॉल्यूशन में आकर के इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, और ज़्यादा सॉल्यूट तो मतलब ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है ना बात? गुड। फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोज द ऑर्डर। ये आप ध्यान रखोगे, जो हेलोफाइट्स होते हैं उनमें ज़्यादा, जीरोफाइट में उससे कम, मीजोफाइट में उससे कम और हाइड्रोफाइट में सबसे कम होता है। ठीक है। फिर ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। OP इक्वल टू CRT। C मतलब कंसनट्रेशन, R मतलब कांस्टेंट गैस कांस्टेंट और T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाए तो। ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट का हुआ तो कंसनट्रेशन आप समझ गए हो कैसे करना है। अगर 1 मोलर NaCl दिया है तो आपको 2 लेनी होगी कंसनट्रेशन, बाकी नॉर्मल में 1 लोगे। ठीक है। R आपका कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है एब्सोल्यूट। ठीक है। फिर लिखा है कि ऑस्मोसिस परफॉर्म टिल द इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉल्वेंट इज मेंटेन्ड। तो भैया ये कह रहे हैं ऑस्मोसिस तब तक होती रहेगी जब तक आपका इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जो कि आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस था, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ये हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो टर्जर प्रेशर, DPD, वाटर पोटेंशियल की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो लगातार आप बने रहिएगा साथ में मेरे, तो मतलब अगर आप बने रहे मतलब आपने अगर सपोर्ट कर दिया तो मैं काम कर जाऊंगा। मतलब थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए यार, हिम्मत चाहिए होती है काम करने के लिए, तो आपसे मिल जाएगी वो तो मुझे पता ही है। तो ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना प्यार बनाए रखना और थैंक यू। आपको LT ग्रेड का पढ़ाया जाएगा, पहले बाकी की यूनिट पढ़ाई जाएंगी और फिर बाद में आपको एनिमल वाला पार्ट भी पढ़ाया जाएगा। अब ये मत सोचना एनिमल वाला पार्ट आपका नहीं होगा, मतलब आपको पूरा फुल पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये चलता रहेगा, पूरी आशा रखता हूँ। ठीक है ना, कोशिश भी करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।